कहना चाहता हूँ कि इतने बड़े मेरे पॉलिटिकल कैरियर के अंदर हम मेरे से भी सीनियर यहाँ बैठे, ये पहली बार है कि हमारे ऑफिसर्स पूरे यहाँ पर नहीं आए। वो भी जब बजट का मैटर हो, वो सभी जितने हमारे ऑफिसर्स हैं 2 बजे यहाँ पहुँच जाते थे। तो ये लगता है कहीं ना कहीं इन लोगों का भय नहीं है। ना तो पहले कमिश्नर के आने से पहले ही यहाँ पर तांता लगा होता था, काउंसिलर्स बाद में आते थे। और ये इस चीज का ध्यान रखा जाए कि पुलिस की ये बजट की कोई वैल्यू नहीं है और इसी बजट पे ही पूरा साल चलना हमारा। तो कमिश्नर साहब इस चीज का ध्यान रखें कि कितने एडिशनल कमिश्नर आए, कितने एचओडी आए, कितने डीसी आए। और यहाँ देखें तो मुझे कोई नजर ही नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि जो लोग खाली बैठे होंगे वो भी घूमने यहाँ आ गए। तो बिल्कुल बिल्कुल ये तो बिल्कुल गलत है। कमिश्नर साहब भी गलत है, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। चलो आप नायक बन जाना चाहिए आज मेरे को, नायक बन जाना चाहिए था, है ना। ये मेरे हैं, एक लाइव है, एक बिना लाइव है। महापौर जी, आपकी यही बात हम सबको आपका रेडी बनाती है कि आप जायज बात करते हैं। माननीय महापौर महोदय, उप महापौर, अध्यक्ष स्थायी समिति, नेता सदन, बोले बाचा नेता विपक्ष जो है वो हमारे गायब हैं, लेकिन मुझे संबोधित करती हूँ और उनसे आशा करती हूँ कि आइंदा के हाउस में वो ज्यादा कुछ नहीं तो कम से कम प्रोटोकॉल को तो फॉलो करेंगे। नेता इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी और सदन में मौजूद सभी सम्मानित सदस्य और अधिकारीगण, विशेष रूप से आज हमारे अध्यक्ष जो आयुक्त महोदय आए हैं उनको भी, मीडिया बंधुओं को भी आदाब। मैं आज कांग्रेस की ओर से आयुक्त महोदय, स्थायी समिति के माननीय अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत दिल्ली नगर निगम के संशोधित बजट अनुमान वर्ष 25-26 तथा वर्ष 26-27 के बजट अनुमानों पर अपना पक्ष सदन के समक्ष रख रही हूँ। मैं केवल एक निगम सदस्य के रूप में ही नहीं बल्कि दिल्ली की उस जनता की आवाज बनकर खड़ी हूँ जिसने हमें बड़े विश्वास के साथ यहाँ भेजा है। माननीय श्री राहुल गांधी जी, नेता विपक्ष और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भाई वीरेंद्र यादव जी के मार्गदर्शन में दिल्ली की आवाम की भलाई के लिए मैं निगम सदन में हमेशा आवाज बुलंद करती रहूंगी। माननीय अध्यक्ष स्थायी समिति ने अपने बजट भाषण में सबसे पहले पन्ने पर 14 वर्षों बाद ऐतिहासिक क्षण बताया और कहा कि साल 2012 में कांग्रेस की दिल्ली सरकार ने नगर निगम को 3 भागों में बांटकर एक संवैधानिक संस्था को कमजोर किया और दिल्ली की स्थानीय स्वशासन व्यवस्था को भी पंगु बना दिया। मैं इस बात पर कहना चाहती हूँ कि दिल्ली की साल 2014 की दिल्ली नगर निगम को 3 भागों में विभाजन किसी संवैधानिक संस्था को कमजोर करने के लिए नहीं बल्कि प्रशासनिक दक्षता, बेहतर निगरानी और जन सेवाओं को विकेंद्रीकरण के उद्देश्य से किया गया था। यह निर्णय संविधान की भावना, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को सशक्त करने के अनुरूप था। दिल्ली की आबादी बहुत तेजी से गति से बढ़ रही है। 3 निगमों का गठन जनता को तेज, पारदर्शी और जवाबदेही सेवाएं देने की दिशा में आवश्यक कदम था। विभाजन से बजट, कर्मचारियों और संसाधनों के प्रबंधन में अधिक पारदर्शिता और स्थानीय जरूरतों के अनुसार योजनाओं के क्रियान्वयन का रास्ता खुलना चाहिए था। लेकिन विभाजन के बाद निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आई तब दोनों पार्टियों की राजनीतिक टकराव की भेंट निगम को चढ़ा दिया गया। ये कहना कि नगर निगम में के विभाजन से कोई संवैधानिक संस्था कमजोर हुई है, एक राजनीतिक भ्रम फैलाने वाला बयान है। दिल्ली नगर निगम संविधान अनुच्छेद 243 के अंतर्गत पहले भी संवैधानिक था
और विभाजन के बाद भी संवैधानिक रहा। उसकी शक्तियां और वैधानिक स्थितियां जस के तस बनी रही। अगर निगम की बदहाली के लिए 2012 का निर्णय को दोष देना पिछले कई सालों के पूर्वधन वित्तीय व्यवस्था और केंद्र राज्य सरकार टकराव के ध्यान हटाने का प्रयास मात्र है। अगर विभाजन गलत था तो भारतीय जनता पार्टी ने 10 सालों तक इसे क्यों चलाया? कांग्रेस पार्टी हमेशा से मजबूत, स्वायत्त और संसाधन संपन्न स्थानीय निकायों के पक्षधर रही है। नगर निगम का विभाजन इसी सोच का हिस्सा था, न कि उसे कमजोर बनाने की साजिश। अगर विभाजन किसी संस्था को कमजोर करने का तरीका है तो मैं पूछना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने कई राज्यों का विभाजन क्यों किया था? सबसे पहले, बजट में किसी भी नगर निगम का सिर्फ आय व्यय का दस्तावेज नहीं होता, बल्कि वो शहर के मुस्तकबिल और आवामी सहूलियत और आवाम की फलाह और मजबूत की सिम तय करता है। जब निगम पर लगभग 16,000 करोड़ रुपए की देनदारियां हैं और आमदनी के जराये महदूद हैं, तो जबकि सत्ता पक्ष के हवाले से इसे आवामी भलाई और अनुकूल बजट कहा जा रहा है, लेकिन ये दस्तावेज की हकीकत से दूर और एक खोखला वादा मालूम होता है। ये बजट न तो दिल्ली की आवाम की तरजीह को दिखाता है और न ही निगम की तकनीकी परेशानियों का कोई ठोस हल पेश करता है। बदकिस्मती से मौजूदा बजट दिल्ली की आवाम की उम्मीदों पर खरा उतरता नहीं दिखता है और ये ऐसे इंतजाम को बताता है जो मालियाती इंतजाम और आवामी मंसूबाबंदी के बिल्कुल अलग है। निगम की रीत के मुताबिक नेता विपक्ष ने सबसे पहले सदन में बजट तजवीज और बहस की और बेबाक अंदाज में आपने अपने ख्याल और मशवरे जाहिर किए, जो मीडिया की तवज्जो खींचने के लिए ड्रामेबाजी से ज्यादा कुछ नहीं था, क्योंकि आम आदमी पार्टी को भी दिल्ली की जनता ने पूर्ण बहुमत सरकार सौंपी थी, लेकिन इन्हें काम से ज्यादा ड्रामा और स्टंट करने में और दिल्ली की जनता को ठगने में मजा आता है। इसलिए नगर निगम में बहुमत होने के बावजूद भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके और जब तक निगम सत्ता में रहे, आम आदमी पार्टी का निगम में गैर बंदोबस्त सबको जब जाहिर है। पूरे ढाई साल में से स्थायी समिति और दूसरी विशेष तरह समितियों का गठन न कर पाना इनकी नाकामी का जीता जागता सबूत है। पिछले 2.5 साल में सदन की कार्यवाही भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच की लड़ाई में बीत गया। सत्ता और विपक्ष दोनों दल अपनी जिम्मेदारी भूलकर यह साबित करने में लगे थे कि गलती किसकी है। आगे मैं कहना चाहती हूँ, हम जिनकी इज्जत करते हैं वो हमें मजबूर समझते हैं और हम जिनसे मोहब्बत करते हैं वो हमें बेवकूफ समझते हैं। मोहतरम मेयर साहब, ये बजट आंकड़ों का संकलन तो है, लेकिन इसमें अमली मंसूबे की कमी नजर आती है। देश की राजधानी दिल्ली आज जिन संजीदा मसलों से जूझ रही है, जैसे साफ सफाई, कूड़े का इंतजाम, जल भराव, टूटी सड़कें, प्रदूषण, बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं और बदहाली और निगम कर्मचारियों का बकाया रकम और परेशानियां का कोई मुकम्मल हल इस बजट में नहीं दिखाई देता। आयुक्त और अध्यक्ष स्थायी समिति के बजट की तकरीर में सिर्फ कामयाबियों का बखान है, उसमें न कोई ऐलान और न ही आमदनी बढ़ाने की सिमत में उठाए गए किसी कदम का जिक्र किया गया है। ये कोई बजट का मुकम्मल नमूना नहीं है, बल्कि ये एक हवाई बजट, चुनावी भाषण और मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा मालूम पड़ता है। सबसे पहले
बजट में मैं कहना चाहती हूँ उन कर्मचारियों के विषय में किसी भी संस्था या संगठन में, मानव संसाधन में या संस्थान में संगठन के आधार स्तंभ रीढ़ की हड्डी होता है और दिल्ली नगर निगम की बैकबोन हमारा स्वच्छता कर्मचारी और अन्य एमटीएस कर्मचारी हैं, जिनको कुछ सालों पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्वच्छता कर्मचारियों को सफाई सैनिक के नाम से उनको सम्मान किया था। पर बड़े अफसोस की बात है कि कुछ ही सालों बाद बजट बुक में सफाई सैनिक शब्द का जिक्र तक नहीं है। दिल्ली नगर निगम में लगभग 2.5 लाख कर्मचारी हैं, 1.5 लाख कर्मचारी हैं। इसमें से लगभग 50 से 55 हजार स्वच्छता सैनिक और दूसरे विभागों में एमटीएस कर्मचारी पक्के डेली वेजर, एलजीदार, अनुबंधित और संविदा पर कार्य कर रहे हैं। जन स्वास्थ्य और मलेरिया विभाग के एमटीएस कर्मचारी अपनी जायज मांगों के लिए लगभग 30 से 35 दिनों तक नगर निगम मुख्यालय के गेट नंबर 5 पर धरने की शक्ल में भूख हड़ताल में बैठे रहे। वैसे तो इनकी सुध लेने की आड़ में सभी राजनीतिक दल के लोग आए, लेकिन कोई भी इनका हल नहीं निकाल पाया। इन मुलाजिमों की हालत आपने देखी ही है कि कैसे ये लोग दशहरा, दिवाली, भैया दूज वगैरह खास त्योहार के दौरान धूप और बरसात के मौसम में भी अपने अहलो अयाल के साथ सिविक सेंटर के सामने रहे और इन पर रहम करना चाहिए। इनके संदर्भ में यही बात है, नालियों में बहता है सच, नालियों में बहता है सच, फाइलों में विकास होता है। जो शहर को रोज संभालते हैं उनका हक अक्सर होता है। इन कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने के लिए अब तो आपके पास संसाधनों की कमी नहीं है और न ही कोई प्रशासनिक अड़चने, क्योंकि अब दिल्ली में आपकी ट्रिपल इंजन सरकार चल रही है। फिर भी इनकी जायज मांगों पर कोई फैसला नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सिर्फ आपकी कमजोर शक्ति और कर्मचारियों के साथ दिखावे की सियासत को ही दिखाता है। दिल्ली नगर निगम में काबिज भाजपा सरकार चाहे तो इन एमटीएस कर्मचारियों की जायज मांगों को पूरा करने के लिए माननीय उपराज्यपाल दिल्ली से स्वीकृति प्राप्त करने से लेकर बजट आवंटन तक करने तक की प्रक्रिया को महज 45 दिनों में पूरा कर सकते हैं, लेकिन 1 साल बीतने के बावजूद भी इस दिशा में आपने कोई पहल नहीं की। इससे ये जाहिर होता है कि आप इनको मुलाजिमों से कोई हमदर्दी नहीं है। कांग्रेस दल इस बात पर गहरी चिंता व्यक्त करता है कि निगम की नियमित संविदा और डेली वेजर सफाई कर्मचारियों को समय पर वेतन मिले और उन्हें पक्का किया जाए। बजट में कर्मचारियों के बकाया वेतन और पेंशन के लिए कोई क्लियर रोड मैप नहीं दिया गया है। जो कर्मचारी शहर को चलाते हैं उनकी अनदेखी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जा सकती। विकास कार्यों का ठहराव। मेयर साहब, इससे पहले की सालों के मुकाबले ये बजट दिखाता है कि लोक निर्माण कार्य और पथ प्रकाश के बजट में लगभग 7% की कमी की गई है तथा अन्य विकास व्यय के बजट में भी कटौती की गई है। इससे यह स्पष्ट होता है कि दिल्ली और निगम में काबिज भाजपा सरकार दिल्ली का विकास नहीं करना चाहती है, सिर्फ नारेबाजी और पोस्टरबाजी कर जनता के सामने छद्म विकास की तस्वीर पेश करती है। जिस प्रकार से केंद्र की सरकार 2014 के विकास का नाम पर चुनाव जीतकर आई और जीतने के बाद विकास का कोई अता पता नहीं, सिर्फ धर्म जात पात की चाशनी की राजनीति अपनाकर देश की जनता को छला जा रहा है। उसी तरह नगर निगम में भी भाजपा की सरकार में पेश बजट यही तस्वीर पेश कर रहा है। अतिक्रमण शहरी समस्या है, लेकिन इसका हल सिर्फ बुलडोजर नहीं हो सकता। रामलीला मैदान में
फैज़ इलाही मस्जिद के आगे में डायलिसिस सेंटर और बारात घर पर अतिक्रमण के नाम पर कार्रवाई करना, शासन प्रशासन में बैठे लोगों पर खुदगर्जी और इम्तियाजी सुलूक से फैसले लेने की तरफ इशारा करता है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि तोपमान गेट के पास जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने माननीय कोर्ट का हवाला देकर सरकारी तंत्र के पूरे रिसोर्स को शहर को ध्वस्त करने के लिए तैयार किया है, क्या ऐसी कार्यवाही अन्य जगहों पर भी की है? क्या इस तरह से माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों में धार्मिक समितियों का कोई भूमिका नहीं होती है? क्या 400 पार AQI के टाइमर पर इस तरह की तोड़-फोड़ का काम उचित था? एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी और अधिकारी ग्रेड 1, 2 और 4 का हवाला देते हैं, तो क्या इस तरह की तोड़-फोड़ से वातावरण प्रभावित नहीं होगा? उन तमाम जगहों पर जैसे नीली छतरी वाले मंदिर के पास, वाल्मीकि मंदिर के बाहर 3 मंदिरों को गिराने का आदेश, रंजीत नगर में अल-मदीना मस्जिद तोड़ने, शालीमार बाग में जैन मंदिर का हिस्सा तोड़ने, झंडेवालान मंदिर के बगल में 1400 साल पुराने मंदिर को तोड़ दिया गया क्योंकि RSS कार्यालय के लिए कार पार्किंग चाहिए। तो क्या तोड़-फोड़ से ज्यादा कानून व्यवस्था बनाए रखना जरूरी नहीं है? बजट पे चर्चा तो जब होगी जब आपने बहुत अच्छा बजट दिया होगा। ये पेड़ ये पत्ते ये शाखें परेशान हो जाए, ये पेड़ ये पत्ते ये शाखें परेशान हो जाए अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो। मेरा मानना है कि बिना किसी मुनासिब पुनर्वास नीति के अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे न सिर्फ गरीबों के घर और रोजी रोटी छिनती है बल्कि समाज में बेचैनी पैदा करती है। भाजपा सरकार में अल्पसंख्यक इलाके को तवज्जो की जगह तौहीन मिलती है। ये कहना गलत नहीं होगा कि कुछ इलाकों में विकास की रफ्तार इतनी सुस्त है और कार्रवाई बहुत तेज। दिल्ली किसी एक मजहब या तबके का नहीं बल्कि ये शहर हम सबका है। तरक्की में किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए।